तो हम पहुंच चुके हैं लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की थर्ड सब टॉपिक है हमारी डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस विद इन 2 decades आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डिकेड्स का मतलब यहाँ होता है 10 years की बात हो रही है, तो यहाँ 20 years की बात हो रही है क्योंकि यहाँ 2 decades है। तो 20 years के ही अंदर क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना। मैनी कंट्रीज क्या हो गई थी, रिकवर होने लगी थी, बहुत जल्दी क्या करने लगी थी, रिकवर करने लगी थी। मैनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट एंड इमर्ज एज न्यू नेशन। और 20 डिकेड्स में ही, मतलब 20 years में ही क्या हो रही थी, बहुत सी कंट्रियां आज़ाद हो रही थी। किससे? कॉलोनियल रूल से। मतलब जो यूरोपियन पावर्स जहाँ जहाँ पे कॉलोनाइज करके रखी थी, सब धीरे धीरे क्या हो रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी और न्यू नेशन की तरह निकल कर आ रही थी। These countries were in huge economic trouble due to long history of exploitation। मतलब क्या हुआ, क्योंकि इन पर पहले से ही क्या किया गया है, राज किया गया है, कब्जा करके रखा गया है, कॉलोनाइज करके रखे गए हैं। तो जितनी भी कॉलोनाइज कंट्रीज होती हैं ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दी जाती हैं। मतलब इनके रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और जो भी उनकी कंट्री में होता है वो सब अपनी कंट्री में वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तो बिल्कुल खोखला करके छोड़ देते हैं उस कंट्रीज को। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया था। अब जब ये क्या हो चुकी थी, इंडिपेंडेंट हो चुकी थी ये कंट्रियाज, क्योंकि खोखली हो चुकी थी, कुछ नहीं था इनके पास, रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, इनकम नहीं थी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी किससे, वापस इकोनॉमी बढ़ाने में, अपनी इकोनॉमी ठीक करने में, स्टेबल करने में। IMF एंड वर्ल्ड बैंक वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दीज न्यू नेशंस। तो IMF और वर्ल्ड बैंक भी क्या हो गया था, मना कर चुका था, मतलब ये कर ही नहीं पा रहा था इनकी डिमांड्स को फुलफिल, क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, है ना। जो थोड़ा बहुत रहता है वो दे देते हैं, पर इनको बहुत ज़्यादा चाहिए था उस टाइम पे, इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक, जो ये न्यू न्यू कंट्रीज निकल कर आ रही थी, तो उन वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था डिमांड्स को। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यूरोप एंड जापान क्विकली रिबिल्ड देयर इकोनॉमी एंड ग्रू इंडिपेंडेंट फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो क्या हो गया, और दूसरे साइड क्या देखा जाए, यूरोप और जापान, इनको जरूरत नहीं पड़ी IMF की और वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, इनको दोनों की जरूरत नहीं पड़ी, ये इंडिपेंडेंटली ही क्या कर चुके थे, अपने इकोनॉमी को ग्रो कर चुके थे। इनको IMF और वर्ल्ड बैंक से कुछ हेल्प नहीं लेनी पड़ी। दीज इंस्टीट्यूशन वर अंडर कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल पावर। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक किसके अंडर में था, कॉलोनियल पावर के अंडर में था, मतलब जो पहले से कब्जा करते आ रही हैं यूरोपियन पावर्स के अंडर में था। तो क्या हुआ, ये क्योंकि ये कॉलोनियल पावर के अंदर में था, तो ये जो नई नई कंट्रियां निकल के आ रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो वो अगर हेल्प मांगने जाएं तो उनको एक एक डर ये भी था कि अगर हेल्प मांगने जाएंगे, इनसे हम क्या लेंगे, टैक्स क्या कहते हैं, लोन वगैरह ले लेंगे, तो वापस से हमारा देश क्या हो सकता है, इनके कब्जे में आ सकता है। एक डर उनको ये भी था। दीज कंट्रीज ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप कॉल्ड G77। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ये वापस कब्जा ना कर ले, तो इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। क्या नाम रख दिया उस ग्रुप का, G77, जो इंडिपेंडेंट हो रही थी नई नई कंट्रियाज, उनका ग्रुप है। डिमांड क्या थी इस ग्रुप की, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर। ये डिमांड कर रहे थे न्यू इकोनॉमी ऑर्डर के लिए। ठीक है, दे वांटेड कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। और ये कंट्रोल चाह रहे थे जो उनकी खुद की नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर, कि कोई और आकर के उनके नेचुरल रिसोर्सेज को वापस से एक्सप्लॉइट ना करने लगे, वापस से यूज़ करके खर्च ना कर दे। ठीक है, वो उनके अंडर में रहे, ऐसा उनकी डिमांड थी। डेवलप कंट्रीज बेटर एक्सेस टू मार्केट। जो डेवलप कंट्रीज थे उनका क्या होता है, बेटर एक्सेस रहता है मार्केट की तरफ, मतलब वो आराम से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक है अपना एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो ओपन हुई थी, इन सब का खत्म होना, और ग्लोबलाइजेशन क्या होना, ग्लोबलाइजेशन का आना, यही था। ठीक है मानसू, फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 1916 ऑनवर्ड यूएस। तो क्या हुआ, 1960s में यूएस में क्या हुआ, फाइनेंस एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ वाज गेटिंग वीक।
फाइनेंस कंडीशन क्या हो रही थी, यूएस की कमज़ोर हो रही थी और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी क्या हो रही थी, वीक हो रही थी। अब इसका रीज़न क्या था वीक होने का, ये कंडीशंस रीजंस, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट। इसका क्या रीज़न था, जो राइजिंग कॉस्ट थी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की, मतलब जो बाहर बाहर वो अपने क्या कर रहा था, ओवरसीज का जो इन्वॉल्वमेंट, मतलब क्या करना चाह रहा था, बिजनेस फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो क्या हो गया था, उसका कॉस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं जब ये पैसा बढ़ेगा, पैसा उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, तो उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही थी, कमज़ोर पड़ रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी वीक हो रही थी। डॉलर कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। तो और क्या हो रहा था, जो हमने पहले देखा था ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अब क्या है, डॉलर अपनी खुद ही जो खुद क्या है, इनकम जो है वो क्या नहीं कर पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पा रहा था। डॉलर अपनी इनकम क्या कर नहीं पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो मतलब इनकम नहीं, सॉरी, डॉलर अपनी वैल्यू ही मेंटेन नहीं कर पा रहा था, गिर रहा था, बढ़ रहा था, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू गोल्ड। ठीक है, तो इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को क्या कर दिया, कोलैप्स हो गया तो बंद कर दिया गया, कोलैप्स हो गया तो बंद कर दिया गया, और न्यू सिस्टम बन गया है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इमर्ज। तो ये जो न्यू सिस्टम आ गया फ्लोटिंग रेट का, ये अभी भी चल रहा है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो अभी भी है, वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, फ्रॉम मिड 1970s, अब बात करें मिड 1970s की, तो अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज को टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर बात करें तो ये क्या हो रहा था, डेवलपिंग कंट्रीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस कर सकती थी, फाइनेंशियल हेल्प ले सकती रही, असिस्ट कर सकती थी। ठीक है, एंड नाउ दे वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स, और उनको फोर्स किया जा रहा था, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, कैसे कि क्या लें, वो लोन ले, किससे, वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, लेड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, वो बहुत ज्यादा किस में चले गए, घाटे में चले गए, लोन इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा था, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो गया, किसका, लोन्स का। ठीक है, ये कंट्रीज बहुत ज्यादा क्या हो गई, एक्सप्लॉइट हो गई इन रिगार्डिंग विद द पैसों की बात करें, इन रिगार्डिंग विद द मनी, ये बहुत ज्यादा क्या हो गए, करेंसीज इनकी क्या हो गई, डाउन हो गई, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए, मतलब बहुत ज्यादा कर्ज में चले गए। लोअर इनकम, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इन कंट्रीज में क्या हो गया, सारे लोगों की लोअर इनकम हो गई, मतलब पैसे बहुत कम कम मिलने लगे उन लोगों को, पॉवर्टी बढ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया इन कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल्स अगर लेते हैं, जो डेप्थ में गई थी वो ज्यादातर कौन सी थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी और लेटिन कंट्रीज थी। ठीक है, चाइना हैड बीन कट ऑफ, और हमने पढ़ा भी था ग्लोबलाइजेशन के स्टार्टिंग में ही कि चाइना ने अपने आप को क्या कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था। अब वो एकदम से आता है वापस, वापस कैसे आता है, कट ऑफ वर्ल्ड, और कैसे आता है, सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949 चाइना केम बैक एज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। वो अपना जैसा नहीं रहता, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि कोई मर जाता है तो फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, फिर बाद में वापस लौट के आता है मरने के बाद भी, वैसे ही क्या हुआ, चाइना आइसोलेशन में था, फिर वो बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री लेता है, लास्ट मोमेंट में एंट्री, और कैसा लेता है एंट्री, एक अच्छी खासी इकोनॉमी लेकर के, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ वापस मार्केट को कैप्चर करने के लिए आ जाता है चाइना। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन मैनी ईस्टर्न कंट्रीज, और कोलैप्स क्या हो जाता है, जो सोवियत यूनियन है वो बहुत सी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कोलैप्स कर जाता है, मैनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट, और इसी वजह से क्या हो जाती है, बहुत सारी कंट्रीज क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एमएनसीज के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, एक छोटा सा आइडिया ले लीजिए, फिर आपको तो चैप्टर है ही पूरा मल्टीनेशनल कंपनीज का। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब होती हैं जो फॉरेन कंट्रीज आकर के एक पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करें, मतलब उस कंट्री की ना हो, दूसरे कंट्रीज की जब आती हैं, है ना, और बहुत बड़ी कहलाती हैं, जो मतलब जिनका कारोबार सिर्फ एक कंट्री में ना हो, कई कंट्रीज में बिखरा रहता है, उसी को मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन लो वेजेस कंट्रीज, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज का मोटिव था वो क्या था, वो ऐसी कंट्रीज ढूंढ रही थी जिनमें कम तनख्वाह में आदमी, मतलब लेबर मिल जाए। तो किस तरफ आएंगी, चाइना आएंगी। चाइना में भी क्या था, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के आ चुकी थी, क्यों, उसका रीज़न था कि वो अपने यहाँ पर क्या रखा था, लो वेजेस रखा था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा एमएनसीज वहाँ आ रही थी और क्या कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी। लो वेजेस मतलब कम तनख्वाह में वहाँ लोग मिल रहे थे। ऐसे ही
इंडिया भी आ सकते हैं, चाइना भी आ सकते हैं और ब्राज़ील भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ का भी क्या है कि लो वेजेस में, लो वेजेस इन रिस्पेक्ट टू दूसरी कंट्रीज, जिस कंट्री में वो कर रही है काम, अगर उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारे यहाँ की लो वेजेस, जैसे अमेरिका अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है आकर के तो अमेरिका को फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिल जाए, उनको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, हमें तो नहीं, उनको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लो वेजेस वर्कर मिल जाएंगे। पर अगर वही अमेरिका में इंडस्ट्री खोलती है तो वो लोग ज़्यादा पेमेंट के लिए हायर करेंगे। ठीक है, तो इन लास्ट 2 decades मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैव ग्रोन एट रैपिड पेस। तो इसी वजह से क्या हो गई, एमएनसीज एक कारण बनी ग्लोबलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि एमएनसीज क्या कर रही थी, फॉरेन कंट्रीज में जा करके ट्रेड कर रही थी और अपने बिजनेस सेटअप्स कर रही थी। और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता ही क्या है, आइडिया का ट्रांसफर होना। तो सबसे मेन कारण क्या बना, एमएनसीज बनी, किसका, ग्लोबलाइजेशन का। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।